नहीं बोले। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके। ओके सर। तो आज ना बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सीए के लिए एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि ये ना पढ़ाई कम है, जनरल नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली ये जीके भी है। तो क्यों जनरल नॉलेज में बोल रहा हूँ? हर एक कॉमर्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और जोर का होना चाहिए। क्यों जोर का होना चाहिए? एक बात याद रखो सर, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाने। ऐसे अगर देखा जाए, इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है। 140 करोड़ प्लस 140 प्लस इस देश का आबादी है। देश का साइज भी बहुत बड़ा है। वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट बाई साइज, फर्स्ट बाई पॉपुलेशन, माने नंबर वन बाई पॉपुलेशन। इकोनॉमी का साइज डेवलप हो रहा है। एक एस्टिमेशन आया रिसेंटली कि हम लोग जापान को सरपास कर जाएंगे, माने जीडीपी वाइज। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन मार्क है। जीडीपी वाइज तो सरपास कर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पर कैपिटा इनकम का क्या होगा। पर कैपिटा माने पर हेड इनकम। ठीक है, कैपिटा वर्ड लैटिन में बोलते हैं ना। क्वेश्चन इज दैट सर, देश में लोगों का, बांग्ला बोले माथा पीछू रोजगार। ठीक है sir? देश में लोगों का पर हेड इनकम ग्रो करेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब किसी किसी का मानना है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं, सब पैसा तो अदानी अंबानी लेके जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी का पैसा कहाँ से बढ़ेगा? अरे भाई, अदानी अंबानी में जॉब नहीं करने जाते हो क्या? नाउ क्वेश्चन इज दैट, नहीं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। मैं उनको पूरा पूरी दोष नहीं देता, कुछ सवाल उठना चाहिए, लेकिन सवाल उठाने से पहले कुछ नॉलेज भी जरूरी है। मैंने ऐसा नहीं कि सब बोलेगा, बिना कारण का बोलेगा हाँ सब पैसा अदानी ले रहे हैं, सब पैसा अंबानी ले रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, एक्चुअली हम लोग आज ना अदानी अंबानी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बिजनेस को डेवलप करने में काम करते हैं, उनके बारे में बात करना है। ये कौन चलाता है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, मैंने बिजनेस कौन सा काम करते हैं, इसका की पीपल कौन है, की पीपल इन द सेंस ओनर कौन है, सीईओ कौन है, मैंने बिजनेस का मेन माथा कौन है। माथा समझते हो? माथा इन द सेंस, माथा इन द सेंस हेड, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो किसके मेहनत पे बिजनेस ग्रो कर रहा है। एक बात का ध्यान आप सबको रखना चाहिए कि देश, हमारा जो देश है बहुत पुराना देश है इंडिया, लेकिन करेंटली जो सिचुएशंस में हम लोग जा रहे हैं, इसमें हम लोग नॉर्मली 75-76 ईयर्स जस्ट सरपास हुआ कि हम लोग ब्रिटिश के चंगुल से छूट मिला है सर। यानी बेसिकली इतना दिन हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम लोग रिसेंटली ब्रिटिश कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री बन गए हैं, है ना। प्लस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें सॉवरेन क्या होता है मैं आप लोगों को समझा रहा था। सॉवरेन कंट्री वो होता है सर जिसपे एकदम फुल्ली फुल्ली इंडिपेंडेंट, जिसपे कोई उंगली भी नहीं कर सकता। मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या करूं, सब मेरी इच्छा के अनुसार होगा, किसी का कोई अधिकार नहीं। समझ रहे हो? तो इंडिया को सॉवरेन कंट्री बनाने में अगर किसी को क्रेडिट देना है तो किसको देना है सर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड सर। बेसिकली इन सिंपल, फ्रीडम फाइटर। चाहे आप इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को रख लो, चाहे आप इसमें द ग्रेट खुदीराम बोस जो बंगाल में थे, या फिर आपका भगत सिंह, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर जो भी मतलब अशफाकुल्ला खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान, जानते हो कौन थे? सीमांत गांधी कहा जाता था। आज पाकिस्तान के पार्ट में पड़ गया सर, वो बोला था हिंदुस्तान को मत तोड़ो, गांधी जी को आके बोला था हिंदुस्तान को मत तोड़ो, क्योंकि हिंदुस्तान टूट जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। बाद में पाकिस्तान में जेल में सड़ सड़ के जिंदगी गुजर गया, पाकिस्तान में सड़ सड़ के जिंदगी गुजर गया खान अब्दुल गफ्फार। पूरा अफगानिस्तान से लेके पूरा टेरिटरी को अपने अकेले के दम पे कंट्रोल कर लेता था। लेकिन ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू स्पेशली ब्रिटिश के साथ क्या टाई अप किया,
क्या देश ऐसा टूटा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो भारत को एक रखने का जो संकल्प था टूट गया, और बाद में पाकिस्तान में ही सड़ना पड़ा। उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। मारकुटाई नहीं करता था, शांति करता था। नाम पठान था, यानी पठान का नाम ऐसा होता है ना, खान से होता है। पठान है पर पीसफुल, पीस लवर्स है, इसीलिए उसको सीमांत गांधी कहा जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बलिदान से देश बना है। तो बेसिकली देश बनता है फ्रीडम फाइटर के लिए, लेकिन देश बढ़ता है बिजनेसमैन के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड सर। देश बना है फ्रीडम फाइटर के लिए। आज भी हमारा देश जो सेफ है, बॉर्डर में सिक्योरिटी में गोली खाते हैं सर। हाँ, हमारे जवान गोली खाते हैं। रोज सुनोगे कश्मीर में इतना लोगों को मौत हो गया। जब भी तुम खोलो टीवी देखो, अनंतनाग में 5 लोगों का मौत हो गया। हाँ, चाइना बॉर्डर में अरुणाचल में 5 लोगों को चाइना का लोग लेके चला गया। रोज सुनोगे। ये सुनते हैं हम लोग को लगता है न्यूज है, पर सर वो भी किसी का भाई है, किसी का पापा है। हाँ, बहुत मेहनत से देश बनता है, सबका अवदान है, सबके कंट्रीब्यूशन से देश है। लेकिन एक कंट्री को फाइनेंशियली मजबूत करना बहुत जरूरी है। 1965 में जब चाइना हमारे ऊपर अटैक किया था, हम लोग हार गए थे सर, और हमारा कश्मीर का एक टेरिटरी हम लोग खो बैठे थे। अरुणाचल पे वो लोग कब्जा कर लिया था, फिर बाद में किसी भी तरह से अरुणाचल को छुड़वाया तो लद्दाख छीन लिया, लद्दाख का एक हिस्सा। माने कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि देश तिलमिला जाते हैं, अपने आप को बचा नहीं पाता? जैसे हुआ था नेहरू जी इंडिया को बचा नहीं पाए सर। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन यह है कि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था। आज चाइना को बोलो कि भाई हाँ लड़ते हैं, हमसे ज्यादा पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी डरता है। क्यों? पैसा हमारे से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा पैसा है, उसका जीडीपी ज्यादा स्ट्रांग है। वर्ल्ड के टॉप जीडीपी के हिसाब से ये ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अगर तुम देखो, ये देखो सर, ये इंडिया है, चारों तरफ चाइना है, लेकिन ये वाला कान खा लिया, ये वाला दिस एरिया। एक सेकंड में थोड़ा पेन ले लेता हूँ, समझाने से आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। तब जाके आपको ना एक एक चैप्टर का मतलब पॉइंट समझ में आएगा कि आखिर बिजनेसमैन के बारे में जान के क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे हम लोग बिजनेसमैन के बारे में जान के। लोगों के मन में चल रहा होगा सर पढ़ेंगे बिजनेस और जान रहे देश का सिक्योरिटी। अरे सर क्या बताओ आपको, आप लोग ना, ये कान देख रहे हो, भारत अपने मैप में दिखाते हैं, पर ये चाइना ऑक्युपाई करके रखा है। और देखो सर, आज एक कान खाया, कल बोलेगा पूरा घाड़ दे दो, नेक दे दो। परसों बोलेगा छाती दे दो, दिल्ली दे दो। कुछ दिन बाद बोलेगा दाएं हाथ दे दो, फिर बोलेगा बाएं हाथ दे दो, फिर बोलेगा पूरा शरीर ही दे दो। नहीं समझे सर? चाइना का थ्रेड है। इधर चिकन स्नेक देखते हो सर? चिकन स्नेक किसको बोलते हैं? सिलीगुड़ी को बोलते हैं। चाइना पूरा तिब्बत अपने हड़प लिया है। यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको चिकन स्नेक बोलते हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत छोटा सा है, और एक ऐसा हिस्सा है, ये पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। मैंने भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट भारत से बाहर हो जाएगा अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसी भी तरह से चाइना के कब्जे में आ जाए। चाइना पूरा कोशिश में है, वो भूटान को हड़पना चाहता है, और भूटान हड़प लेगा तो सिक्किम तो बच्चा है, ठीक है, और फिर सिक्किम हड़प लेगा तो फिर चिकन स्नेक भी उसके हाथ में, मैंने दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला जो। और जैसे चिकन स्नेक हमारे हाथ से गुजर जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट और चाइना का मेन कब्जा का कारण है अरुणाचल प्रदेश, वो इसको लेना चाहता है। अब एक बार सिलीगुड़ी हमसे छूट गया ना सर, एक सिलीगुड़ी के बीच में बांग्लादेश है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ काम का नहीं है। तो फिर ये छूट गया, तो फिर पूरा भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो अब सवाल उठता है सर, ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि देश तभी जाके डट के सामना कर सकता है जब देश स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग पैसे से तो जरूरी है, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे एक समय था, इंडिया सारे की सारी चीज बाहर से खरीदता था, आजकल सारा चीज नहीं खरीदता है। जैसे मानो डिफेंस करने के लिए जितना भी औजार चाहिए, औजार समझते हो, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं अस्त्रो शस्त्रो, ठीक है, लाइक बुलेट, बंदूकें, AK-47 और भी कितना सारा नाम है सर। ये सब चीजें आजकल इंडिया खुद बना रहा है।
बड़े बड़े मिसाइल्स भी बना रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनका योगदान देखो। उनका गुरुजी, एपीजे अब्दुल कलाम का गुरुजी का नाम क्या थे, जिन्होंने बेसिकली जिनसे सीखे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्पेस के ऊपर काफी काम किया था। एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसाइल्स मैन ऑफ इंडिया, है ना सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब आज अदानी क्या करते हैं जानते हो, इंडिया डिफेंस एक जैसे परास डिफेंस एक स्टॉक है सर, शेयर मार्केट में स्टॉक है। अब हर चीज में आपको जोड़ता हूँ सर, आप लोगों को लग रहा है कहाँ चालू कर दिए सर देश के बारे में, नहीं सर कोई चालू नहीं हुआ। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, एक कंपनी है उसका नाम है परास डिफेंस, मैं आपको दिखाता हूँ इसका शेयर। जैसे आजकल रिटर्न दिया ना सर आईपीओ, परास डिफेंस का शेयर ऐसे रिटर्न दिया था डबल। ये देखो अभी 704 शेयर का दाम है, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। जब ये शेयर आया था, ज्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल पुराना है, 1 साल। लिस्टिंग हुआ था 300 में, मैंने आईपीओ प्राइस था 600 में लिस्टेड हुआ था, डबल। उसके बाद अभी धीरे धीरे थोड़ा गिरा था बीच में, लेकिन ये सर कंपनी, शेयर का दाम छोड़ो सर, हम लोग शेयर मार्केट में बात नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस को जानेंगे तब ना इन्वेस्ट कर पाएंगे। करता क्या है कंपनी, किस कारण से बना है। अब ये सब डिफेंस का प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और फिर देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये बनाता है प्रोडक्ट, इंडिया गवर्नमेंट भी बनाता है प्रोडक्ट, जैसे हमारा मिसाइल है अग्नि मिसाइल, नाम सुने हो सर। हाँ, हमारा एक मिसाइल है अग्नि मिसाइल्स, मैं दिखाता हूँ। अग्नि मिसाइल्स बेसिकली एक्सपोर्ट टू फिलीपींस, दिखाता हूँ। फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस रिसेंटली इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, अच्छा सॉरी अग्नि नहीं ब्रह्मोस, ठीक है। 374 मिलियन डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने सेल किया। मैंने जिंदगी भर जो कंट्री दूसरे से प्रोडक्ट खरीदता गया, कभी रशिया से, कभी अमेरिका से, कभी फ्रांस से, अब ये भी दिन आ गया सर, हम लोग दूसरे को डिफेंस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अफ्रीकन नेशंस को दे रहे हैं। इंडिया पहले ये सब पसंद नहीं करता था, क्यों, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था ये सब लड़ाई झगड़ा का चीज बेच के क्या कमाना। हाँ, क्योंकि ये तो लड़ाई झगड़ा का ही चीज है, लेकिन क्या है ना, दुनिया तो कुछ और ही चल रहा है लड़ाई झगड़ा के बिना दुनिया में कुछ है नहीं। तो इंडिया देख रहा है भाई हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारा भी बहुत सारा चीज मिस हो जाएगा। अब इसको एक्सपोर्ट कौन कर रहे हैं, अदानी पोर्ट। कनेक्शन देखो सर, परास डिफेंस बना रहे हैं, सरकार इसको डेवलप कर रहे हैं, अदानी उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो आपके पास चाहिए ना, क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए, अच्छा अच्छा पोर्ट चाहिए, तब जाके ये सब कंटेनर कोई नॉर्मल कंटेनर से तो नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मैच डॉक, ठीक है। तो अदानी अदानी पोर्ट बड़ा बड़ा पोर्ट बना रहे हैं सर, ठीक है। ये देखो अदानी पोर्ट का भी शेयर आपको मिल जाएगा, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या कर रहे हैं, पोर्ट एंड टर्मिनल को डेवलप करते हैं, और इतना वर्ल्ड क्लास पोर्ट और टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं पूरा इंडिया वाइज। ये देखो सर, अलग ही लेवल का एक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो शायद इंडिया कभी सोचा भी नहीं था। देख सकते हैं आप, अब ये करेगा तब ना जाके इंडिया बनेगा। अब भले ही वो पैसा जो कमाएगा, लेकिन उसका पैसा सिर्फ उसका थोड़ी ना रहेगा। अब वो था शायद एक 5 स्टार बिल्डिंग बना लेगा, उसका फैमिली मजे में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी तो मिलेगा कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी ना किसी का फैमिली से किसी ना किसी को जॉब मिलेगा, है ना, मिलता जाएगा, नॉर्मल बात है। अब गवर्नमेंट इतना सारा काम अकेला नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को भी इससे बिजनेसमैन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये योगदान है सर, इंडिया स्ट्रांग हो रहा है और इसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा योगदान। अब हम लोग आ जाते हैं किताबी बातों में। ऐसे तो अगर मुझे आप लोग ऐसे बोलने बोलोगे तो मैं ऐसे रैंडम बोलता जाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर इसके सिलेबस का क्या लेना देना, फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे बोलोगे तो मैं चालू हो जाऊंगा, क्योंकि बिजनेस टॉपिक ऐसा है कि मैं दिमाग में भरा हुआ है, बोलता ही रहता हूँ मैं। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सिलेबस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ओके, तो इंडियन कंपनी एज वेल एज ग्लोबल कंपनी, ठीक है, ग्लोबल के बारे में भी जानना है, जैसे इंडिया में ग्लोबल बिजनेस भी है ना, जैसे हमारे देश में अमेजन काम करते हैं, हम लोग अमेजन से प्रोडक्ट नहीं परचेस करते। अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका अमेरिकन एक्सप्रेस का क्या है सर, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड वगैरह सब मिलता है ना,
अच्छा दिखाते आगे। एप्पल, एप्पल के बारे में तो जानते ही हो। गोल्डमैन सैचेस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आप लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पर जॉब करने का सपना देखता है। HP, IBM कॉर्पोरेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, कंप्यूटर बनाते बड़े बड़े। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन क्या है? अरे ये इसके अंदर चीफ है सर इंटेल का। इंटेल इनसाइड टीपी मैट नहीं देता, हर कंप्यूटर चलता है इंटेल के कारण। आजकल AMD भी आ गया है, बट वो तो इंडिया में सबसे बड़ा करेगा क्या AMD? AMD they set up their biggest इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। तो इंटेल इंटरनेशनली ये जो कंप्यूटर में जो चिप होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, उसको बनाते हैं, प्रोसेसर ये सब बनाते हैं इंटेल इनसाइड, तभी कंप्यूटर अच्छा चलता है। माइक्रोसॉफ्ट, इसके बारे में तो नाम ही काफी है, ठीक है। नेस्ले, बच्चा बच्चा खाता है, क्या खाता है? सेरेलेक, सेरेलेक। पहले सेरेलेक खाया कि नहीं लोग? सेरेलेक पे पूरा मोनोपोली है इसका। पाकिस्तान में भी जाओ वहां पर भी मिलेगा सेरेलेक, इसी का है। ये सब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले से है, इसीलिए। ठीक है, अभी कर तो रहा है, लेकिन इसका मार्केट स्ट्रक्चर इतना बड़ा है ना, इसको हटाना मुश्किल है। अभी ये नेस्ले इंडिया, ये एक्चुअली यूके बेस्ड कंपनी है, नेस्ले इंडिया के नाम पे चलता है। इंडिपेंडेंस से पहले 47 से पहले से काम कर रहा है। वॉलमार्ट, कौन है वॉलमार्ट? जानते हो वॉलमार्ट के बारे में? ये फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया। इंडिया में जो फ्लिपकार्ट है 78% शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट पे लगा के रखा है। हाँ मोटा मोटी दिखाता हूँ सर, वो भी दिखाता हूँ, वेट। तो बेसिकली हम लोगों को बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया चाहिए, इसलिए मैं बोला ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली समुंदर है। ये जो टॉपिक है ये इसीलिए मैं बोला कि मजा आएगा। क्यों बोला मजा आएगा? क्योंकि इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ऐसे देखो तो थ्योरी है, ज्यादातर स्टूडेंट को बिठा दो थ्योरी ही क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देख के चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअली ये देखने का चीज नहीं, ये समझने का चीज है। और ये आज नहीं सर, जिंदगी भर समझना पड़ेगा। और तुम सोच रहे हो कि आज CA की पढ़ाई के लिए, CS की पढ़ाई के लिए समझना है, नहीं। बुढ़ा बन जाओगे फिर भी समझना देरी, मतलब खत्म नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि लोगों को क्या है ना, मार्केट से इनकम करना है, बिजनेस के बारे में जानना होता है, तब ना जाके वो बिजनेस से थोड़ा सा रिटर्न कमा पाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वॉलमार्ट इज द कंपनी जो दुनिया को सबसे पहले शॉपिंग मॉल का, ये जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना हम लोग, बड़ा स्वैग आता है। शॉपिंग मॉल में जब कोई एंटर करता है, ऐसा लगता है कि पूरा शॉपिंग मॉल ही मेरा है। हाँ, फिर सेल्फी खींचना, क्या क्या नहीं करते हम लोग। हाँ, तो शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया वर्ल्ड वाइड, वो वॉलमार्ट। समझे सर? आगे बात करते हैं सर। लेकिन ये तो ग्लोबल कंपनी है, दुनिया भर में काम करता है, इंडिया में भी है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी। लेकिन इंडियन कंपनी, जिसका यहाँ पर सिलेक्टेड कंपनीज के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। ऐसे देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी का बात करूं, तो इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है बेसिकली एक्टिव, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों मिला के 7,000 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। अब आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको 7,000 कंपनी के बारे में पूछ लेंगे, इवन मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट का जो हेड है ना, उन्हें भी नहीं पता 7,000 कंपनी के बारे में। सो इट्स रियली टफ कि 7,000 कंपनी को जानना। लेकिन आदत यहीं से चालू होगा सर। इंस्टीट्यूट चाहता क्या है? इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप कंपनी के बारे में जानना चालू करें। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, वन इज कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनदर इज कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ये देखो सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है 2,137 कंपनी है। देखो लिखा है नंबर ऑफ लिस्टिंग, अपडेशन ले लो सर। हाँ, ये सब एकदम अपडेटेड डेटा ही गूगल आपको दिखाएगा, क्योंकि मैं विकिपीडिया के ज्यादातर सोर्स यूज कर रहा हूँ, और ये 100% सटीक है, क्योंकि मैं खुद चेक कर लिया। विकिपीडिया हमेशा एकदम 100% नहीं होता, बेसिकली डेटा वाइज ठीक होता है, बट बहुत केस में फैक्ट वाइज या फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाइज वो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी बहुत कुछ लिखता है। अब वो अभी जरूरी नहीं है हमको,
छोड़ो, बीएसई के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5264 कंपनी करेंटली लिस्टेड और चल रहा है सर। जैसे आज ही टाटा टेक्नोलॉजी लिस्टेड हुआ, IRDA लिस्टेड हुआ, ठीक है, कांकर ऑयल बुल की रिफाइनरी लिस्टेड हुआ, ठीक है, और अभी सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा, अब चलता रहेगा। तो ये थोड़ा 2 4 5 तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको आइडिया देने का कोशिश कर रहा था, ओवरऑल 7000 कंपनी अप्रोक्स मार्केट में है। लेकिन क्या अभी 7000 कंपनी के बारे में जान पाएंगे? कितना जान पाएंगे? जितना अभी यहाँ पर लिस्ट में है, कोशिश करेंगे सबको, एटलीस्ट सबके बारे में जानने, मैंने क्या करता है, क्या बिजनेस है, कैसे रेवेन्यू जनरेशन करता है, थोड़ा बहुत। जैसे रेवेन्यू जनरेशन आपको पूछेगा नहीं, मेनली एग्जाम क्या पूछेगा कि अदानी का बिजनेस क्या है, या पूछेगा कि अदानी का ओनर का नाम क्या है, ये पूछेगा कि अदानी एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है, CEO कौन है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, वगैरह वगैरह, बेसिक नॉलेज ये उम्मीद करता है आपसे। जैसे यहाँ पर अदानी, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में अदानी बोला, वैसे वो तो मैं बिना जान के बोल रहा था, सच में यहाँ पर अदानी पोर्ट ही पहले दे दिया। जो भी हो, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, भारत पेट्रोलियम, इसमें से काफी अब जानते हो। एशियन पेंट्स क्या करता है, कौन बोलेगा? रंग, घर घर का कलर बनाते हैं, नॉट जस्ट घर का, हर चीज पे कलर बनाते हैं, कलर प्रोडक्शन कंपनी है। अदानी पोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड पोर्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है, सी पोर्ट को डेवलप करते हैं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। बहुत महंगा काम है सर। एक्सिस बैंक क्या करता है? सर बैंक है। बजाज ऑटो गाड़ी बनाता है। बहुत कुछ आपके आप लोग जानते हो। भारतीय एयरटेल, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन, फोन फोन में जो हम लोग सिम यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में। भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी है, पेट्रोल डीजल बेचता है, पेट्रोलियम कंपनी है। सिप्ला फार्मा कंपनी है, दवाई बनाते हैं सर, ठीक है। सान फार्मा इसी का कॉम्पिटिटर है, मार्केट लीडर है ना। सान फार्मा बड़ा है, सिप्ला पुराना है, सान फार्मा का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है, कोल प्रोडक्शन करता है देश में, कोल का सप्लाई डिमांड उसको मेंटेन करता है। अपने न्यू टाउन में इसका बड़ा ऑफिस है। एकदम यहाँ से सीधा जाओगे, ये वाला रास्ता जो केस्टपुर वाला रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पे जहां जाके रास्ता धक्का लगेगा न्यू टाउन के साथ, ठीक है, जहां धक्का लगेगा उसके थोड़ा सा बाएं मुड़ेगा, उसको कोल इंडिया बोलेगा, जो कोई भी बोलेगा कोल इंडिया का ऑफिस दिखेगा। देखना है क्या? छोड़ो सर। डॉक्टर रेड्डी क्या कंपनी है? फार्मा। अरे सब आप लोग मास्टर हो, मैं क्या पढ़ाऊँ आपको, सब जानते हो। फ्लिपकार्ट क्या करता है? ई कॉमर्स कंपनी है। अच्छा, फ्लिपकार्ट पब्लिक है कि प्राइवेट है? इतना देर से मैं जो भी कंपनी का नाम लिया ना, सब पब्लिक लिस्टेड है, बट फ्लिपकार्ट प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ, ठीक है। साहिल कहाँ है तू? यहीं पर हो? गेल, ये भारत का नवरत्न कंपनी का एक है, ये बेसिकली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल वेल गेल, भारत का जो 9 जेम्स है उसके बारे में है, बताऊंगा सर। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक ही है, IOC, वही तेल तेल प्रोडक्शन करते हैं सर, ये तेल प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये सप्लायर है, जैसे आपका भारत पेट्रोलियम सप्लायर है बेसिकली, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दोनों ही करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड IT कंपनी है। ITC मेनली FMCG सिगरेट, इसका हम सही बोला तुमने, बहुत कुछ करता है FMCG में है, माने FMCG माने फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, होटल में है, हाँ होटल में है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो है सिगरेट।
ये इसका कैश काउ है। कैश काउ मैंने आईटीसी जो पैसा कमाते हैं वो सिगरेट से ही सबसे ज्यादा। और सिगरेट क्योंकि नशा का प्रोडक्ट है, एकदम भयंकर प्रॉफिट। सरकार भी भयंकर टैक्स लेता है सिगरेट के ऊपर, भयंकर टैक्स लेता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। लार्सन एंड टुब्रो, एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रा। एनटीपीसी ये गवर्नमेंट का है। एनटीपीसी किसका पीसी? बोलो सर, एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये जो वेस्ट बंगाल में जो ये जो हमारे ये पंखा चल रहा है ना, ये एनटीपीसी के कारण चल रहा है। थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू, थैंक यू एनटीपीसी। हाँ सुमित, थैंक यू बोल। चला ले, क्यों नहीं चला है? गरम लग रहा है तो चला ले जा। वो तो मैं से ही, तुम लोग कोई था नहीं उस टाइम पे इसलिए नहीं चला। चले इसलिए जो नहीं चल रहा है बोल के थैंक यू नहीं बोलेगा, चल सकता है। कम करके चला ले, नहीं तो ज्यादा ठंडा लग जाएगा। एक में कर दे। हाँ वो बात, एक में कर दे। एक किस में है? तो फिर एनटीपीसी क्या हो गया सर? पावर जनरेटिंग कंपनी। ये जो थर्मल पावर मैंने, एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोलकाता से थोड़ा सा दूर में एक जगह है सर, कोलाघाट बोल के। नाम सुने हो? लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं लोग, बेसिकली खाने जाते हैं। वहां पर एक होटल है, ढाबा है कोलाघाट में। कोलाघाट में एक ढाबा है, सब कोई बड़ा पसंद करता है यहाँ का। क्या खाता है जाके? वो तो मुझे नहीं पता, बट ढाबा का नाम है शेरे पंजाब। उसका एक ब्रांच है सॉल्ट लेक में। शेरे पंजाब उसका ब्रांच है, उसका मेन ब्रांच कोलाघाट वाला है। शेरे पंजाब में खाने जाना। कोलाघाट में नदी है एक, रूप नारायण बोल के बड़ा सा नदी है, नदी किनारे लोग जाके बैठते हैं। लेकिन मेन बात वो नहीं है, कोलाघाट में एनटीपीसी का फैक्ट्री है। मैंने बेसिकली थर्मल पावर जनरेशन हो रहा है, दिखेगा तुमको। 6 यूनिट है, पूरा बंगाल का, आधा बंगाल को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है, झारखंड को मिलता है, बिहार के थोड़े हिस्सा को मिलता है, लेता है हमसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री कम है ना। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि तुम उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर स्टोर कर पाते तो फिर जब बारिश के टाइम पे बिजली कड़कता है ना, उसको स्टोर करके कम से कम 100 साल का इलेक्ट्रिक मिल जाता। एक बार कोशिश किया था, इलेक्ट्रिक आएगा तो उसको स्टोर करेगा, पूरा फटा देता है सब कुछ। इम्पॉसिबल है, इतना पावर है। अभी भी टेक्नोलॉजी में इतना दम नहीं आया कि वो जो कुदरती बिजली है उसको स्टोर करे। इतना दम अभी तक नहीं आया, इंसान पे नहीं आया अभी तक। एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ये क्या करता है? हाँ, इंडियन ऑयल जो करता है वो ये नहीं करता। ओएनजीसी का कुआं है, तेल का कुआं है, उससे निकलता है। मैंने बेसिकली इंडिया में ऐसे तो तेल का कुआं कम ही है। हाँ, गवर्नमेंट है। और इंडिया में तेल कहाँ कितना आएगा नहीं आएगा, जैसे आसाम में एक है डिगबॉय बोल के तेल मिलता है, और बॉम्बे में एक है बॉम्बे हाई बोल के, ठीक है। और थोड़ा बहुत किसी किसी जगह में, जैसे आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा केरला साइड में, तमिलनाडु साइड में कहीं कहीं तेल जितना थोड़ा बहुत मिलता है, तेल और गैस। सुन रहा हूँ कि बंगाल में नोईहाटी है ना सर, नोईहाटी जानते हो? नोईहाटी कोलकाता से 30-40 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक जगह है अशोक नगर बोल के, वहां पर एक गैस का खोज मिला है। डिगिंग चल रहा है, डिगिंग मैंने खुदाई चल रहा है। अब खुदाई करेगा, 5 साल में पता लगेगा कि कितना है। सरकार ने पैसा डाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिया है डिगिंग करने का। डिगिंग करने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि ये, अरे कुआं डिग करना थोड़ी है, कुआं कुआं खोदना थोड़ी है, कितना नीचे है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा है। अब जियोलॉजिस्ट ने बोला है इसलिए कर रहा है।
अगर बेकार निकल गया तो फिर क्या, पैसा गया। मान की तुषार के घर के नीचे बोला सोना मिलेगा, जियोलॉजिस्ट के बोला, बस तुषार के खुश, हम लोग भी चले जाएंगे। अच्छा चलो, ओएनजीसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली वो पावर जनरेटिंग ग्रिड होता है ना, तो हम सबका बड़ा भाई मोटा भाई, सबका बड़ा भाई मोटा भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर कौन है, कहाँ चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में नाम ही काफी है सर। टाटा सन्स, इसका भी नाम ही काफी है। टाटा मने एक्चुअली हम लोग टाटा का अलग अलग ब्रांड के बारे में जानते हैं, पर ओवरऑल टाटा एक ग्रुप है। टाटा के अंडर में कम से कम 100-150 कंपनी है। अब 100-150 कंपनी का एक ही पापा है, जो है टाटा सन्स। कहा जाता है, कैलकुलेशन करके देखा गया है, रिलायंस तो पर्सनल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, टाटा इज ऑल्सो फैमिली बिजनेस, बट टाटा अपना पैसे का जो भी आता है ना रेवेन्यू, वो इंडिविजुअल के नाम पे नहीं आता। जैसे रिलायंस जो कमाते हैं उसका शेयर होल्डिंग रिलायंस फैमिली के पास चले जाते हैं, स्पेशली मुकेश अंबानी एंड हिज फैमिली। टाटा में क्या सिस्टम है, जो भी टाटा कमाते हैं उसका मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम नहीं, पूरा इनकम ही टाटा सन्स के पास चले जाते हैं। टाटा सन्स एक ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट। कहा जाता है कि अगर ये ट्रस्ट के पास ना जाता और सिर्फ रतन टाटा, जो टाटा का फैमिली का मेन ओनर है आज के डेट में, अगर रतन टाटा के नाम पे बुक होता तो मुकेश अंबानी से काफी रिच होते। तब हम लोग रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी को नहीं, रतन टाटा को, क्योंकि इनका पैसा पर्सनल लेवल पे काउंट नहीं होता है, ट्रस्ट के पास से। टाटा का जिंदगी बड़ा ही, मैंने टाटा का जो फैमिली का लाइफ सिस्टम है, ये लोग थोड़ा सा सादगी का जिंदगी जीते हैं, सिंपली, मैंने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मैंने ये अपने पर्सनल लाइफ में खर्चा कम करते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे जीना पसंद करता है, टाटा भी ऐसा ही जीता है। बस एक रहने के लिए घर चाहिए, कहीं थोड़ा सा जाने के लिए गाड़ी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेगा, समथिंग लाइक मैंने वेरी सिंपल लाइफ। ये टाटा का आइडियोलॉजी है। और टाटा का फैमिली का एक बड़ा सुंदर सा कल्चर है कि वो अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल ही अलग है। ये इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस देश के लिए नहीं कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के प्रति एक प्यार है, होगा, होना चाहिए, सबका होना चाहिए। बट टाटा इसीलिए इतना पॉपुलर है। तभी आज से नहीं सर, 1900 माने 1897 अप्रोक्स, बताएंगे उसकी डिटेल्स में, 1910 में बना था, काफी पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, चले जा रहे हैं। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि देश बना है फ्रीडम फाइटर के कारण, लेकिन देश बड़ा है टाटा के कारण। अब यहाँ पर बोलूं मैं किसके बारे में बोलूं, माथा खराब हो जाएगा जिसके बारे में बोलूं। मैंने उनका योगदान देश के प्रति मैंने काफी है। विप्रो, अजीम प्रेम जी विप्रो को बनाया। आज विप्रो इलेक्ट्रिकल्स में काम करते हैं, विप्रो का बल्ब ये सब भी आता है, लेकिन विप्रो को हम लोग आज आईटी के लिए बहुत जानते हैं। विप्रो भी वैरायटी सब चीजों में, साउथ इंडिया में ज्यादा चलता है विप्रो का, लेकिन विप्रो आईटी बिजनेस में काफी पॉपुलर है। आईटी मैंने जैसे टीसीएस इन्फोसिस हो गया ना, उसी तरह का बिजनेस विप्रो भी करता है। सो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर पॉपुलर कंपनी के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। बेसिकली ये सब निफ्टी 50 कंपनी, ठीक है सर। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, किताबी बात थोड़ा बताता हूँ। थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट, मतलब क्यों जानना है, इसको जान के क्या होगा। मैंने कंपनी के बारे में जान लिया, हाँ, तो क्या उखाड़ दिया, हाँ यूपीएससी में एग्जाम में पूछेगा, हाँ सीएस के एग्जाम में पूछेगा, सिर्फ इसलिए जानना है नहीं। थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट एंड थिंक अबाउट द कंपनी। अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में सोचो और फिर कंपनी के बारे में सोचो, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। और थिंक ऑफ ए कंपनी यू वांट टू वर्क विथ, या फिर उस कंपनी के बारे में सोचो जहां पर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करना चाहते हो। The first few things that come to our mind is, what does this company do?
कंपनी करता क्या है, यानी जॉब जॉब चाहिए, अच्छी बात है, बट क्या जॉब करोगे? और झाड़ू पकड़ा जाए, करोगे झाड़ू मारो? झाड़ू मारना खराब चीज नहीं। तो स्पेशल काइंड ऑफ झाड़ू भी होता है। वही सर कहाँ मारने के लिए जैसे मानो, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग कभी फ्लाइट में चढ़े हो? सब कोई नहीं चढ़ा? आज आज नहीं तो कल चढ़ ले। नहीं चढ़ा? यस। है, फ्लाइट में चढ़ा आप लोग? नहीं चढ़ा? बोर्डर का स्टेट कर तो कहाँ गया था फ्लाइट करके? बैंगलोर बैंगलोर गया था। ऑनलाइन में पूछते देख, कौन है यहाँ पर? असीमा है, क्रिस है। क्रिस फ्लाइट में चढ़ा है? हाँ सर या नहीं ना चढ़ा। सर? नहीं चढ़ा? असीमा असीमा चढ़े हो? हाँ, अरे बोलो ना, फ्लाइट में चढ़े हो कि नहीं चढ़े? हाँ या ना? ना बोला कि हाँ बोला? अच्छा ठीक है। देखो देखो, फ्लाइट में चढ़ने के साथ में क्यों बोला? आप लोग फ्लाइट में एयर होस्टेस देखे हो? हाँ, ब्यूटीफुल एयर होस्टेस होते हैं। सो पॉइंट इज दैट ना, सीरियसली उनके प्रोफेशन के साथ एक ड्यूटी भी चाहिए होता है, क्योंकि उनको एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना होता है। इसलिए अच्छा अच्छा देखने वाले लेडीज को ही जॉब मिलता है। लेकिन साथ में देखो, मैं क्यों बोला ब्यूटीफुल? लेडीज आर ब्यूटीफुल, बट काम क्या करते हैं? अगर आप जैसे मानो, अगर मेरा उल्टी हो गया ना, तो साफ वही लोग करेगा। दोज ब्यूटीफुल लेडीज सर्विंग ऑल द प्लेन पैसेंजर्स, इवन अगर कोई वॉमिट भी करता है, वो साफ भी वही एयर होस्टेस करेगा। उनका सैलरी 30,000 35,000, इवन टारगेट अगर ज्यादा फ्लाइट का काम करे तो 40+ भी चला जाता है। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री है जहां पर 50,000 1 लाख तक भी सैलरी हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है? झाड़ू लगाने से लेके, वॉमिट साफ करने से लेके, लोगों को चाय पिलाने से लेके हर काम करते हैं। नहीं करते? फिर सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि काम होता है, लेकिन कहाँ कर रहे हो, किस हालत में कर रहे हो, किस सिचुएशंस में कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है। बहुत लोग ना, स्पेशली लेडीज, लड़की लोग ना सोचते हैं, नहीं मैं बड़ा होकर एयर होस्टेस बनना चाहता हूँ। थोड़ा जान तो लो सर, एयर होस्टेस करता क्या है? हाँ? सिर्फ इंग्लिश फटर फटर करके बोलने से, या अच्छा, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, आपको रीजनल लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। बट यस, इंग्लिश इज द वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया इन आवर कंट्री। कोई सोचता है नहीं मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैं देखने में अच्छे हूँ, ठीक है, फिटनेस भी अच्छा है मेरा, तो मैं एयर होस्टेस पे ले जाऊँ। फिर कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट में भर्ती हो गया, फिर एक कोर्स कर लिया, और फिर इंटरव्यू के लिए चला गया, फिर टिक नहीं पाया, फिर चला आया। फिर मेरे को पूछ बोलता है, ऐसे आए मेरे पास काफी स्टूडेंट, ऐसे आए, मेरे दोस्त लोग भी पूछते हैं, अरे था यार, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, इंडस्ट्री में अलग ही टाइप का है। अरे फिर बिना जाने क्यों गए? तो दैट इज द रीजन कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में जान के जाओ, अच्छा रहेगा। सो हु ओन्स, अच्छा कंपनी कौन चलाता है? जैसे मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड, लेडीज फ्रेंड साहब, तो कॉलेज में मैनेजमेंट जब कर रहे थे, MBA कर रहे थे, उस टाइम पे था वो। किंगफिशर एयरलाइंस जो अभी बंद हो गया है, ठीक है, किंगफिशर का ओनर का नाम क्या है? जो भगोड़ा है ना बाहर। तो हम लोग जब MBA कर रहे थे तो किंगफिशर बंद नहीं हुआ था, ठीक है, उसके 1 साल बाद बंद हुआ। तो किंगफिशर एयरलाइंस में वो एरोस्टेस थी। तो मैं बोलूँ, तुम्हें एरोस्टेस थी तो फिर यहाँ पर क्या कर, MBA में क्या काम है तुम्हारा? मैं ऐसे ही मजाक से उसको पूछ रहा था। अरे नहीं यार, दोस लाइंस आर नॉट इन माय टाइप्स, समथिंग लाइक ना, ऐसा ऐसा करके बोला। तो फिर मैं बोला, फिर ठीक है, मैं समझ गया थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं समझा, बट समझ गया कि मे भी कुछ जॉब इश्यूज होगा, सेटिस्फैक्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज होगा, कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन फिर सबको ना सुना रहे, पूरा कॉलेज में सबको ना अपना स्टोरी सुना रहे, द ग्रेट विजय माल्या मेरा इंटरव्यू दिया है, ठीक है, और वही ग्रेट विजय माल्या अब भगोड़ा करके इंडिया का पैसा मार के बाहर बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा भी बिजनेसमैन है सर, जो देश को लूटता भी है, इसीलिए लोगों को लगता है कि सब लूट के चला जाए। अब एक विजय माल्या को लेके अगर तुम सारे बिजनेसमैन के बारे में सोच लोगे तो फिर मुश्किल है ना सर। माने मानो, लोगों का ना सोच ही गजब होता है।
मैंने एक विजय माल्या ने पैसा मारा तो फिर क्या हर एक बिजनेसमैन पैसा मारेगा? विजय माल्या मेंबर, राज्यसभा का मेंबर भी थे, पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिकल फेवरेट, मैंने उसका पॉलिटिकल औहदा भी था कांग्रेस के जमाने में। मैंने करंट गवर्नमेंट जो है, इससे पहले वाला जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट में वो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है ना, राज्यसभा, अरे उस दिन नहीं पढ़ा रहे थे तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, तो फिर राज्यसभा में मेंबर भी थे। कौन? अरे मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही सबको बोलता हूँ, तू पर्सनली नहीं ले रहा है। तो राज्यसभा में मेंबर था, कांग्रेस में औहदा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रोक्स 30,000 करोड़ का लोन लिया था अपने एयरलाइंस बिजनेस के लिए। 30,000 करोड़, उसमें से कुछ एसेट से निकला, अभी भी कुछ 9,000 करोड़ समथिंग खत्म, टाटा बाय बाय, जो भी हो। लेकिन मेरा वो दोस्त बता रहा था, ग्रेट विजय माल्या मेरा इंटरव्यू लिया। तो ठीक है, उन्होंने दिया तो क्या हो गया? हाँ, तू नहीं समझेगा। तो क्या हुआ, उसका कंपनी है, वो इंटरव्यू ले ही सकता है, इसमें इतना हाइप क्रिएट करने का क्या है? जो भी हो, बात ऐसे है कि सर किसका कंपनी है, क्या करते हैं, समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो एंड मेनी मोर क्यूरियस क्वेश्चंस। A company overview is the most effective way to acquire business intelligence. ठीक है, ये जो चैप्टर या टॉपिक है, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें आपका बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड गेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी एंड इट्स बिजनेस, उनका प्रोडक्ट्स, उनका सर्विस, उनका प्रोसेस, उनका प्रोस्पेक्ट्स, उनका कस्टमर्स, उनका सप्लायर्स, उनका कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। ठीक है। However, company overview requires the expertise to qualified professional as it involves details analysis. जब आप कंपनी को कंप्लीट तरीके से जानोगे तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होना पड़ेगा। कैसे? वैसे देखो, आज अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो कल जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे ना, तो आपको ना एक क्वालिफाइड नॉलेज चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस तरीके से कंपनी को एनालिसिस कर सकता है, ऐसे हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर रियली स्पेशलाइज्ड। जैसे आप लोग बन रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा मौका है कि आप जैसा बिजनेस को एनालिसिस करने का क्षमता हर किसी में नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का ए टू जेड समझ पाओगे जो बाकी लोग नहीं समझ सकते। जैसे आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यूट्यूब कितना मिसलीड करता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। शायद आप लोगों को मेरा बात पसंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोग यूट्यूबर को ज्यादा पसंद करोगे शायद। यूट्यूब में आजकल बड़ा पॉपुलर पॉपुलर, मतलब लाख्स ऑफ व्यूज वाला चैनल है, मिलियंस ऑफ व्यूज, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिनको आप लोग सुनते हो, सर आप भी सुनते होंगे। उतना नहीं सुनता, कभी वायरल होता है, क्या बोलता है वो सुनता हूँ, लेकिन ऐसे में इतना मैंने वीडियोस उतना नहीं देखता। हाँ, गाना सुनता हूँ, पर उतना वीडियोस नहीं देखता। मेरा आदत थोड़ा सा वीडियोस देखने में कम है, लेकिन घर में बाकी लोग तो सुनता है ना, वो तो मैं देखता हूँ। तो इन्फ्लुएंसर आजकल यूट्यूब में काफी वायरल होता है। जैसे देखना, आप लोग भी देखना, बोलते हैं कि घर खरीदना चाहिए कि घर रेंट में लेना चाहिए। फिर आपको एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके टाइम वैल्यू मनी बता के, बेसिकली वो टीपीएम करते हैं, टीपीएम करके आपको सजेस्ट करेगा कि घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे लेके ही जिंदगी भर बिता देना चाहिए। हाँ? नाम ले लिया, अब नाम लेना चाहिए। द ग्रेट पर्सन इतना फेमस है। अब अगर अंकुर वाड़ी ने बोला है, इसका नाम बड़ा फेमस है सर, अच्छा है, तो बहुत कुछ बताता है, बहुत सारी चीजों में नॉलेज है। लेकिन सर नॉलेज रहना एक चीज होता है, और सिर्फ अपने यूट्यूब वीडियोस को हिट कराने के लिए लोगों को दिमाग में ऐसे बहुत सुंदर बोलते हैं, उसका टोन बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल टोन। नहीं, क्या बोलते हैं, 2021 में या 22 में सबसे हाईएस्ट फॉलोअर्स यूट्यूबर बना था। हाँ, पिछले साल है, तो उसको पता है। हाँ? अरे वो क्या, सब लोग करते हैं, अपने अपने फील्ड में करते हैं, यूट्यूब सबको फॉलो करता है जो भी हो। तो ऐसे नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर, और भी यूट्यूबर्स है, तो बताते हैं कि नहीं घर खरीदना सही नहीं होगा, आप रेंट पे रहो।
कैलकुलेशन करके फाइनेंशियली एकदम प्रूव कर देगा, सही करेगा, फाइनेंशियल प्रूव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको साइड में तो ये भी बताना चाहिए, जैसे तुम जिस घर पे रेंट पे रहते हो वहां पर लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है, या लैंड लेडी होगा, तुमको कभी भी उठा के, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ कर ले, मिसलीड मत हो जाना, ठीक है। अब वो तुमको अच्छा बता देगा कि रेंट लेना अच्छा बात है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि भी रेंट पे लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलेडी होते हैं, कभी भी तुमको भगा सकते हैं, ठीक है। जिस घर पे जिसको तुम घर खरीद के रहोगे उसमें तुम्हारा सिक्योरिटी मिलता है, जो तुम्हारा घर होगा उस पे तो तुमको कोई भगाएगा नहीं, तुम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, जिस घर पे तुम रेंट पे रहोगे डेकोरेशन नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना पाओगे, ये सब बात करता है। अब मानो कि ऐसे यूट्यूबर के बातों में आके जैसे लोग शेयर खरीद के पछताते हैं वैसा ही यूट्यूबर पे बातों करके फाइनेंशियल ज्ञान लोगों को, अरे हम बोल रहे हैं ना, हाँ बेसिकली वो तुमको सिक्का का एक हिस्सा दिखाता है, उसका दूसरा पहलू नहीं दिखाता, जो भी हो चलो सर वो अलग बात है, लेकिन हर पहलू होता है, इसीलिए हर चीज देखो, लेकिन अपना नॉलेज को डेवलप करो, इसीलिए एक्सपर्ट बनना जरूरी है, नहीं तो ना जो जो भी बोलेगा आप उसको आंख बंद करके सुन लोगे। मैं एज ए टीचर आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कौन सा चीज आप एक्सेप्ट करोगे और कौन सा चीज आप रिजेक्ट करोगे, ये तो आपका इनर इंस्टिंक्ट करेगा, ये कोई भी डेवलप नहीं कर सकता, ये इनर इंस्टिंक्ट अपने आप डेवलप होगा, विद नॉलेज डेवलप होगा, कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे क्या रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं तो दुनिया कुछ भी आपको बोलेगा, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल जैसे वो मेरा फ्रेंड की तरह विजय माल्या कितना सही हुआ वो तो दिख ही रहा है, जो भी हो, तो आपको समझना चाहिए कि एज ए एक्सपर्ट, एज ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ऑब्वियसली आप डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हो बिजनेस के बारे में, उसका इकोनॉमिक मैटर, उसका फाइनेंशियल मैटर, जैसे आप लोग अकाउंट सीखते हो, है ना, सीखते हो ना अकाउंट्स, तो इसमें आप बिजनेस का पूरा एक एक चीज समझ पाओगे, इस देखो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ पीछे आगे क्या कर रहे हो तुम लोग, तो डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंपनी हिस्ट्री, इट्स स्ट्रक्चर, उसका फिलोसॉफी, उसका पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट मैंने क्या बेचता है, क्या सेल करता है, क्या सर्विस देता है, क्लाइंट कौन है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर आज लिस्टेड हुआ, टाटा टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी बेचता है, क्या हम लोग यूज कर पाएंगे, ये बेसिकली लग्जरी कारों में या फिर कार के अंदर जो टेक्नोलॉजी होता है ना, जैसे फीचर्स वाला, कार के अंदर का फीचर्स, वो कार का फीचर्स का टेक्नोलॉजी इनके हाथ में, और इनका सबसे बड़ा क्लाइंट ये, इसका खुद का ही बड़ा दादा या बड़ा बाप जो भी बोलो, टाटा मोटर्स है मैंने टाटा टेक्नोलॉजी एक सिंगल एंटिटी है, टाटा मोटर्स उसका होल्डिंग कंपनी है, तो टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजी पे शेयर होल्ड करके रखता है, ठीक है, और टाटा टेक्नोलॉजी अपना बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स को देता है, 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर। तो जब आपको बिजनेस एनालिसिस करना है तो आपको ये भी तो देखना भी ये बिजनेस किसको, जैसे आज टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर 400 का शेयर 1200 में जाकर 1300, 500 या 600 का शेयर, 500 का शेयर 1300 में जाके एक दिन में से, भी किस्मत वालों को मिला है, सबको नहीं मिला ठीक है, तो 500 का शेयर 1300 में, मोर देन डबल आज ही हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट को मिला है, मेरे एक स्टूडेंट को मिला है मैं बोला कि सबको सबको हिस्सा दो बोले गुड़ हम खाए आपको भी खिलाए, मजाक चल रहा है क्या, 10,000 का मंथ स्टेट ऑफिस करे तो हाँ कर कर लेना लेकिन उससे भी ज्यादा तो आईआरडी भी है परसेंटेज वाइज, नहीं थोड़ा कम, आईडी मिनिमम दिया, अगर शेयर ज्यादा लिए होंगे तब तब जाएगा, टाटा ज्यादा दिया, मिनिमम की शेयर टाटा ज्यादा दिया, तो क्वेश्चन इज टाटा का, टाटा टेक्नोलॉजी का मेन क्लाइंट टाटा मोटर्स है, तो अगर मानो टाटा मोटर्स का बिजनेस खराब चला तो टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस में प्रॉब्लम होता है, बात समझ में आ रहा है? इसलिए बिजनेस एनालिसिस करना भी एक आर्ट है, ये एक दिन में रातों रात डेवलप नहीं हो जाए, ये प्रोसेस है, आप लोगों का जो सीए का जर्नी है, सीएस का जर्नी है, सीएमए का जर्नी है, ये पूरा जर्नी आपको बनाएगा, इसलिए दिल लगा के पढ़ो, कभी भी नेगेटिव फील ही ना करो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पता नहीं पढ़ने के बाद क्या होगा, फेल कर जाऊंगा तो क्या होगा, ये सोचो ही मत, मैं आपको कितना बड़ा बॉन्ड पेपर लेके आओ मैं लिख के देता हूँ,
अगर फेल करके भी कोई चार्टर्ड बन जाता है, फेल करते करते भी कोई कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है, तो बाकी लोगों से ज्यादा ही जानेगा, कम तो कभी नहीं जाने। कितना बड़ा बॉन्ड पेपर पे साइन करना है बोलो मतलब, चाहे अगर तुम किसी भी 80% 90% वाले जो शायद कुछ और डिग्री लेके आया है, मैंने बिजनेस रिलेटेड दूसरा डिग्री, आजकल तो प्राइवेट डिग्री का अभाव नहीं है सर, हो सकता है उसका काफी परसेंटेज है, लेकिन वो मार्केट में टिक नहीं पाए। सिंपल है, उसके पास परसेंटेज है पर एनालिसिस करने का ये ताकत नहीं है मैक्सिमम केस। टाटा, टाटा का ओनर है रतन टाटा ने खुद बोला है सर, इसका बहुत बड़ा डायलॉग है, वी नीड एमबीए टू रन आवर बिजनेस बट वी नीड सीए टू टीच देम। उनका बहुत बड़ा स्लोगन है, समझा करो सर। In order to meet the needs of competitive environment with many quick and accurate tools of the information age at their disposal, it becomes essential for business professionals जैसे कि बजट एनालिसिस करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, मैनेजमेंट एनालिसिस करना, मार्केट रिसर्च एनालिसिस करना, ये सब पढ़ोगे सर, ये सब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में ही पढ़ोगे। बजट बजट सीखोगे, फाइनेंशियल एनालिसिस एफएम में मेरे पास करोगे, बजट बजट का चीज मैम के पास करोगे कॉस्टिंग में, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों के पेपर है, सीएस में भी है, सीए में भी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्केट रिसर्च तो सर ये बेसिकली फाइनल लेवल में है, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए एक रिसर्च एनालिस्ट का पेपर होता है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो सर, सब पढ़ना है, आगे आगे पढ़ना है, एडवांस लेवल है। हाँ करेंगे तो करेंगे। अरे, चालू हो गया। ओके, तो बजट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, few important concepts from the business world. The basic idea behind this chapter is to sensitize you about existence of business analysis. सर आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस है, ठीक है, कुछ कर रहा है, अरे नहीं तो हमारे देश में ना कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नाम लेना नहीं पसंद करूंगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनका लगता है बिजनेस करके क्या होगा, सब अगर हमारे झंडे के नीचे आ जाए तो देश चलता जाएगा। बिजनेसमैन चोर है, लेकिन पॉलिटिकल चोरी चोरी नहीं है। नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेकिन एक वन ऑफ द मेन पार्टी है सर, इंडिया में 2 स्टेट में उस पार्टी का झंडा दिखता है, उसमें से एक में बहुत दिन शासन किया, अभी चुप है, ठीक है, और एक स्टेट में अभी भी है उसका झंडा। उनका आइडियोलॉजी कुछ ऐसा है इंडिया में, उनको लगता है कि जो भी अगर ये बंगाल में तो बहुत मिलेगा तुमको, ठीक है, इन लोगों को सिर्फ इतना ही लगता है कि पॉलिटिकल झंडा के नीचे लोग आ जाएगा तो कंट्री चलेगा, स्टेट चलेगा। बिजनेस वगैरह में सब चोरी होता है, बिजनेसमैन चोर है, सब बिजनेस को बंद कर देता है, जो झंडा के नीचे नहीं आएगा उसको बंद कर दो। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, मैंने देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मेरा कहने का मतलब है बिजनेस का एनवायरनमेंट, पश्चिम बंगाल का बात ही कर रहा हूं मैं। पश्चिम बंगाल में ये लोग क्या किया ना, बिजनेस एंटी बिजनेस मेंटेलिटी बना दिया। एंटी बिजनेस मेंटेलिटी बनाने के बाद क्या हुआ, हर जगह में झंडा गाड़ देता है, बंद, लॉकआउट, ठीक है, नहीं बिजनेसमैन किसी को पैसा नहीं दे रहा है, अरे भाई फैक्ट्री जब बंद हो जाएगा, जितना देता था वो भी कहां से आएगा, तुम तो बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि तुमको लगता है बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस बोल के कोई चीज ही नहीं। अरे वो लोग का सोच ही मतलब समझ में नहीं, कहाँ का सोचते हैं। वो लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर लोग लोअर इनकम ग्रुप में रहे, और उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी दिया जाए, भाई तुम गरीब रहो, तुम गरीब रहो, तुम गरीब रहो, मानो कि मैं हेड हूँ, ठीक है, तुम सबको मैं गरीब रखूंगा। 2 मिनट के लिए सोचो, उल्टा भी हो सकता है कि तुम लोग हेड हो, मैं गरीब हूँ। 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम लोग गरीब बंदे हो, तुम लोग जितना दिन गरीब रहोगे उतना दिन मेरा वर्चस्व तुम्हारे के ऊपर बने रहेगा। और जब भी कोई, मानो कि तुम्हारे ऊपर कोई घूम के आ रहा है ना, ठीक है, झंडा पकड़ ले, सेफ्टी सिक्योरिटी दे, बिजनेस ग्रो करेगा, तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा, तुम किसी को पूछोगे नहीं, तुम बड़े गाड़ी में चढ़ोगे, नेता अभी भी रास्ते में चल रहा है, ये लोगों को पसंद नहीं है। इस तरह से पूरा बंगाल का जो स्ट्रॉन्ग माने कल्चर था, जो इसका अस्मिता था, सबको खा दिया पूरा। इसीलिए तो ये बोला जा रहा है कि सर आप सेंसिटाइज हो जाओ, सेंसिटाइज माने
सेंसिटिविटी, आपके अंदर वो सेंस होना चाहिए। बंगाली में या संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सा लैंग्वेज है सर, बोलते कि चैतन्य, चैतन्य समझते हो, कॉन्सियसनेस तुम्हारे चेतना में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ये स्पिरिचुअल वर्ड्स है, ठीक है, चैतन्य वर्ड्स। ये सेंसिटाइज करने का मतलब देयर इज अ बिजनेस। कुछ बंगालीज को अगर तो पूछोगे ना, बहुत बंगाली है, कुछ कहाँ है, जॉब नहीं है, किच्छु नहीं, चाकरी बाकरी किच्छु नहीं, किच्छु नहीं, अभी भी ऐसा ही बात करता है, माने दे एक्चुअली डोंट नो कहाँ हो, क्या हो गया चारों तरफ। बंगाल के बाहर निकला ही नहीं ना कभी, अगर निकला भी है तो जोर से जो झारखंड गया है, पूरी जाता है, दीघा जाता है, और थोड़ा पैसा ज्यादा जुगाड़ कर लेगा तो दार्जिलिंग चलेगा। इसके बाहर दुनिया देखना ही नहीं चाहती। तो कैसे समझ में आएगा कि बाहर का स्टेट क्या कर रहा है। इवन उनको लगता है बिहारी अभी भी, मतलब क्या करते हैं बिहारी, मजदूर बहुत बहुत था ना एक टाइम पे बंगाल में, अभी भी उनको लगता है कि बिहारी अभी भी मजदूर है। बिहार जाके देखो वहां पर बंगाली मजदूर बन गया, कुछ दिन बाद ऐसा ही होगा। भाई देखो, अगर ऐसा चलता जाएगा ना, यही होगा। मतलब वो जितना दिन तुम अपने कुआं में रहोगे तो ऐसा ही लगेगा। साउथ इंडिया कभी गया नहीं, इवन कभी गुजरात नहीं गया, ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल लिखता है आनंद बाजार पत्रिका, गुजरात में क्या कर दिया। अरे भाई गुजरात जाके तो देखो, लोगों का पर हेड इनकम को तो देखो, वहां का सोशल सिस्टम को तो देखो, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो, कंपेरेटिवली डेवलप है। तो फिर पहले देख के आओ, थोड़ा जी के आओ, फिर बताओ कि सिर्फ अपना पॉलिटिक्स में। तो ये जो बिजनेस नहीं है, अच्छा इनको पता है, जो लोग पेपर में लिखते दे नो एवरीथिंग, बट ये लोगों को उल्टा चीज सिखाना चाहता है। और लोगों का क्या है, वो अपना सेंस डेवलप नहीं करना चाहता, फिर दो चार लोग जो कहना चाहता है वो सुन के मैं बहुत जानता हूँ, तुमको ज्यादा पता है, ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर। तो इसीलिए देखो, आजकल ना एक यूट्यूब में वायरल हो रहा है, एक कोई है जो हिस्ट्री में काफी जानते हैं, तो ना उसका मैं देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे आज एक कोई तो भाई सुन रहा था, मैं सुन रहा था कि वो बोल रहा था कि हमारे हिस्ट्री में अगर देखा जाए, अगर इंडियन हिस्ट्री में मुगल और ब्रिटिश पीरियड को अगर हटा दिया जाए, तो सिर्फ बौद्धिस्ट, यानी गौतम बुद्ध के टाइम का बात होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, मैंने मौर्य एरा को बताते हैं, और बौद्ध को तुम लोग भी यही पढ़ के आए हो, ठीक है। हैं? नहीं ध्रुव बैठ, वो तो छोड़, इसका कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। आई डोंट नो सर, नाम नहीं पता, मैं नाम भूल गया उसका। लेकिन वो एक चीज बता रहा था कि अगर इतिहास में तो कालीबंगान है, आप लोग नाम ही नहीं सुने। कालीबंगान एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना एक सिविलाइजेशन, वो अभी भी है राजस्थान एंड पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के बीच में, लेकिन हमें वो हिस्ट्री पता ही नहीं है, और अभी भी जिंदा है, मैंने तुम जाओगे तो मिलेगा वो। मोहनजोदड़ो, थोड़ा सा बस इतिहास में क्लास 5 की किताब में मोहनजोदड़ो करके सिविलाइजेशन था, बोला गया, बट लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन डिटेल्स है, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। तो मैंने बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि भाई इतिहास जितना अच्छे से जान पाएंगे, उतना देश अपने बारे में जान पाएगा। मतलब तुम अगर अपने दादा परदादा के बारे में जानोगे ना, तो तुमको अच्छा लगेगा कि भाई इतना साहसी इंसान थे, तो वो तुमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। लेकिन आपको तुमको बोले नहीं है, तुम्हारा दादा परदादा तो ब्रिटिश का चमचा था, तो तुम्हारे अंदर भी, तो फिर हम भी चमचा बन जाते हैं, भले ही ब्रिटिश आजकल ना हो ना हो। इतिहास अगर प्राइड वाला है ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। वही चीज है, बिजनेस के बारे में इसलिए जानना, इट इज बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग इन हिस्ट्री। इतिहास को बोले मेरे को इतिहास अच्छा नहीं लगता, लोग बोलते हैं ना सर इतिहास बोरिंग, बोरिंग ना, हाँ उसको अच्छा, वेरी गुड, जानना चाहिए, अच्छा लगता है हिस्ट्री। यस सर, इतिहास का मतलब समझोगे तो इतिहास अच्छा लगेगा। अच्छा इतिहास में तुमको लगा इतिहास मैंने शॉर्ट नोट्स, टीका, मुखोस्तो, है ना। हाँ सर, इतिहास अगर समझ में आता है ना, जैसे मानो अगर तुमको अचानक से बोल दिया जाए कि भाई वैदिक मैथ्स करोगे, ठीक है, वैदिक मैथ्स करोगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेहतर होगा। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग साइंस है, तो वैदिक मैथ्स तो हिस्ट्री है।
अब तुम बोलोगे नहीं मेरे को वैदिक मैथ्स नहीं जानना है, तो फिर तुम बेसिकली हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हो, राइट? इवन आजकल कुछ इंस्टीट्यूट हुए हैं सर, देखना सर, गली गली में एडवर्टाइजमेंट होता है, एजे एबाकस बोल के, ठीक है, बच्चे लोगों को मैथ सिखाता है ना, सिखाते हो, सिखाते हो, गोल्ड मेडलिस्ट है, अरे वहां पर वैदिक मैथ्स वगैरह के बारे में नहीं बताता? वैदिक मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, अलग कैसे होता है, लाइक गिवन नहीं मान तब कैसे करके 4 साल किए गोल्ड मेडलिस्ट। देखा, तो वहां पर आजकल वो लोग वैदिक मैथ्स के ऊपर बहुत फोकस कर, तो वैदिक मैथ्स को जानने का मतलब हिस्ट्री को जानना। इवन गूगल ने खुद बोला है कि अगर संस्कृत को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देंगे तो ये जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर एरर होता है ना, वो एरर होगा ही नहीं। इवन जो लोग बेसिकली कंप्यूटर को क्रैक कर लेते हैं ना, साइबर क्राइम जो होते हैं, हैक कर लेते हैं ना, अगर संस्कृत प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज होगा तो हैक करने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। उस पर काम चल रहा है, नासा ऑलरेडी काफी सारी चीजों में संस्कृत इसका यूज करना चालू कर दिया है। नासा किया तो संस्कृत अच्छा है, लेकिन अगर कोई इंडियन बोले कि भाई संस्कृत पढ़, देखो हम तमिल है, हमको संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है, ये गजब है। हम इंग्लिश बोले, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोल के प्राइड फील करेंगे, लेकिन इंडियन लैंग्वेज बोलेंगे ना, छोटा हो जाएंगे। ठीक है, गजब है सर हमारे देश का लोग। जो भी हो, मेथोडोलॉजी यूज्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या क्या यूज किया गया। ऐसे तो मैंने इंडस्ट्री के बारे में शुरू में काफी सारा बात किया आपके साथ, फिर भी यहाँ पर मेनली सर निफ्टी 50 लिया गया। अब आप बोलोगे सर निफ्टी 50 क्या है? जो लोग थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, जैसे आई नो तुषार सोमनाथ इज वेरी ईगर टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट, और ऑलरेडी ये लोग जानते हैं, करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का मिरर होता है, ठीक है। आज जैसे निफ्टी 50 20,133 में क्लोज हुआ है। अब कोई बोलेगा सर ये निफ्टी 50 20,133 में क्लोज हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितना टॉप बिजनेस है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना हाई है, उनको नॉर्मली निफ्टी 50 में जगह मिलता है। मार्केट कैपिटल मैंने जिसके बिजनेस में जितना पैसा, ज्यादा पैसा है, पूंजी, रोकड़ा रोकड़ा, ठीक है। तो जिसका रोकड़ा मार्केट में जितना ज्यादा, निफ्टी 50 में उसका वेटेज उतना ज्यादा। वेटेज का कैलकुलेशन एक अलग होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक लिस्ट काउंट करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल एनएससी के साइड में चले जाओ, आप लोग खुद भी ट्रैक कर सकते हो। एक सेकेंड, तो ये वाला मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट नहीं है, हाँ 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 मेन वाला निफ्टी 50 का वेबसाइट जो है। না না নট দিস আমেরিকান এটা না, আইটা আছে, এটাই এখানটা, এটা কিছু একটা ভুলভাল মানে লিংক ওপেন হচ্ছে আমার। ওই যে এসে যেটা তোমরা কেটে পড়ে এটা এখানে ইয়ে করে বা মানি মানি কার্ড করে দেবো। ও আচ্ছা, এটা हाँ मिल गया। ये देखो देखो सर, स्क्रीन में देखो, पता लगेगा इसमें कितना कंपनी है। देखो निफ्टी 50 में, देखो यहाँ पर एनएससी के साइड में हूँ मैं, यहाँ पर निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इज देयर, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी 200, ठीक है, और भी है, सेक्टोरल इंडिसेस है। ये सब स्टॉक मार्केट सीखोगे तो इस सभी चीजों के बारे में नॉलेज आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है, ओनली निफ्टी 50, और उसी कंपनी का डिटेल्स आपके सामने रखा जा रहा है, और उसका लिस्ट देखो आपके सामने है, ये देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल, सान फार्मा, बीपीसीएल, आयशर मोटर, एसबीआई लाइफ, हीरो मोटर, टाइटन, महिंद्रा महिंद्रा, ब्रिटानिया, विप्रो, एनजीसी, डीवीस लैब, बजाज फिनसर्व। सारा लिस्ट तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता अभी, और दिया भी नहीं है मैट के अंदर, लेकिन एक आइडिया के लिए कि सर इतना सारा कंपनी है। अच्छा देखो, मैक्सिमम कंपनी ग्रीन है ना, देखो मैक्सिमम कंपनी ग्रीन है, इसलिए मार्केट भी आज पॉजिटिव है।
अगर मैक्सिमम कंपनी रेड होता तो मार्केट नेगेटिव होता। निफ्टी 50 से क्या पता चलता है सर? सर निफ्टी 50 से पता चलता है कि इकोनॉमी का ट्रेंड, निफ्टी 50 जितना पॉजिटिव होगा आप समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी में पैसा का फ्लो हो रहा है। बाहर का लोग माने आउटर वर्ल्ड में जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो इंडियन मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तभी निफ्टी ग्रो करता है। अच्छा उनका पैसा डालने से हमारा क्या? अरे सिंपल बात है सर, वो बिजनेस में पैसा डालेंगे माने बिजनेस में कैपिटल इनफ्लो कर रहा है, बिजनेस में कैपिटल इनफ्लो माने उस बिजनेस के पास पैसा आएगा, वो वाला बिजनेस मार्केट में ट्रेड अच्छा करेगा। अच्छा जो कैपिटल ट्रेड नहीं होगा वो बिजनेस में लगेगा, बिजनेस में वो उसको इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर आप लोग जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितना भी जॉब्स का कैटेगरी है सब जॉब्स कैटेगरी में और लोग लगेगा। ठीक है, फिर जाके एक एक लोगों का फैमिली चलेगा। किसी का बच्चा जब टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो माँ बाप एकदम छाती चौड़ा करके बोलता है माई सन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए बोलेगा कि इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, या फिर क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा कि मेरा बच्चा तो कंपनी सेक्रेटरी है, एमएनसी में काम करते हैं। तो ये जो छाती चौड़ा करने वाला बात तभी होगा ना जब मार्केट में पैसा होगा। समझते नहीं हो सर, समझते नहीं हो। तो निफ्टी 50 के बारे में जानने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी का रुतबा समझ में आना। ये अगर गिरता है मैंने समझो कि मार्केट से पैसा जा रहा है, और मार्केट से पैसा जाएगा, अगर ऐसा चलता जाए तो जॉब कट भी हो जाए। जितना पैसा आता जाएगा उतना जॉब के लिए बेचे, क्योंकि देखो भाई जॉब क्रिएशन तभी हो सकता है जब मेरे पास देने के लिए कुछ हो, मेरे पास एक्स्ट्रा काम हो, तभी ना मैं लोग रखूंगा। अगर कोई काम मैं खुद ही कर सकता हूँ तो फिर उसके लिए मैं किसी को क्यों जॉब दूँ? लेकिन जब मेरे पास एबंडेंट काम हो जाएगा तब मैं क्या बोलूंगा कि भाई नहीं, मेरे को 4-5 लोगों को रखना पड़ेगा, 10 लोगों को रखना पड़ेगा, 1000 लोगों को रखना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन, समझ रहे हो सर? तो निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट का वो पर्टिकुलर चीज है। बाकी जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, उनको तो अलग लेवल में जानना है, बट एटलीस्ट आप लोग ओवरव्यू लेवल में, फाउंडेशन लेवल में इतना तो जानो कि जान के क्या होगा। एक बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का, ये मैं सिखाता हूँ। निफ्टी 50 कैसे डेवलप होता है ना, ये भी सिखाया जाता है कि भाई निफ्टी 50 जैसे आज 20,000 समथिंग चल रहा है ना, यहाँ तक कैसे पहुंचा है इसका भी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, ये भी सिखाया जाता है। मैं सिखाता हूँ, लोग जो लोग एनआईएसएम का पढ़ाई करते हैं ना, उनके एग्जाम में पूछते हैं निफ्टी कैसे बनता है, उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, वो अलग से सिखाया जाता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा कंपनी ओवरव्यू में मेनली हम लोग क्या क्या जानेंगे? अच्छा देखो यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं बोलता, आप लोगों में हमेशा बोलता हूँ ना कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बोलता हूँ ना, ये देखो इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, अब ये सब पेपर में क्यों पढ़ने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी चाहते हैं आप पढ़े। ये देखो क्या लिखता है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बाय रीडिंग फाइनेंशियल पेपर्स और विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। अदानी की वेबसाइट में जाओ, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ो, बिग क्यू प्राइम पढ़ो, ठीक है, इकोनॉमिक ईटी मनी पढ़ो, जो भी है मनी कंट्रोल जानो, पढ़ो, सीखो, देखो, यू हैव टू डू इट, करना पड़ेगा। कंपनी ओवरव्यू विल यूजुअली इंक्लूड कंपनी इंट्रोडक्शन, व्हाट डज इट डू, फिलोसॉफी, विजन, मिशन, क्या करने आए हैं, समझ रहे सर? विजन, विजन, और मैनेजमेंट टीम, टॉप मैनेजमेंट में कौन है, पोर्टफोलियो बिजनेस, उनका प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशंस, business in news, growth plan, merger, acquisitions, joint ventures, future endeavors and direct global presence। मैंने क्या बिजनेस में ये क्या ग्रोथ प्लान कर रहा है, किसके साथ मार्च कर रहा है, कौन किसको छोड़ रहा है, मैंने बिजनेस में क्या मैंने कौन किसके बिजनेस को एक्विजिशंस कर रहा है, एवरीथिंग। जैसे रिसेंटली पेटीएम ने पर चाइना का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था, वो छोड़ के निकल गया, फिर मॉरिशस का एक इन्वेस्टमेंट कंपनी उसमें पैसा था। यस्टरडे जोमेटो में अली बाबा बोल के ग्रुप है ना, अली का, उसका इन्वेस्टमेंट था 34 करोड़ का शेयर, वो छोड़ के चला गया। फिर एक दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट जेपी मॉर्गन नहीं सॉरी
जेपी, आई थिंक जेपी मॉर्गन मोस्ट प्रोबेबली, उसका एक स्टेक लिया जोमेटो में। तो इस तरह से कोई छोड़ता है, कोई लेता है, कोई मार्च करता है, कोई जॉइंट वेंचर करता है। और ये न्यूज भी मार्केट में, स्टॉक में भी इम्पैक्ट देता है, ट्रेडिंग में इम्पैक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आप लोगों को ये सब चीजों के साथ फैमिलियर होने के लिए नॉलेज लेना पड़ेगा सर। बिजनेस मीडिया रैंकिंग एंड यूजिंग देयर, इवन इवन मजा का बात देखो, इवन आप लोगों का और एक करियर ऑप्शन है, नॉर्मल ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के छोड़ के। जैसे काफी लोग ना, ये जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, आप इसमें जाके क्या बन सकते हो बोलो तो। जैसे नॉर्मल न्यूज़पेपर के लिए भी मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो होते हैं नॉर्मल न्यूज का जर्नलिस्ट। बट फाइनेंशियल न्यूज का जर्नलिस्ट होने के लिए फाइनेंशियल मैटर में नॉलेज होना पड़ेगा, तब जाके आप ये जर्नलिस्ट हो पाओगे। ये खबर जनरेट करना नॉर्मल लोगों के काम का बात नहीं है सर। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होना चाहिए, एमबीए फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, कॉस्टिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, सीएस बैकग्राउंड होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो कौन समझेगा कि कोई किसी को लोन दे रहा है, किसी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा है, कोई डिमार्ट्स कर रहा है, कोई मार्ट्स कर रहा है, कोई लिस्टिंग कर रहा है, कोई डिलिस्टिंग कर रहा है। नॉर्मल लोग समझ नहीं, ये नॉर्मल लोग पढ़ते हैं ये पेपर? नहीं पढ़ता। तो फिर ये न्यूज कौन छापता है? ये न्यूज में जो चैनल में काम करते हैं, जो चीफ एडिटर है, जो खबर जुगाड़ करते हैं, दे आर फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन, तभी जाके इस तरह का काम कर सकते। समझ में आ रहा है सर? लगे रहो, बने रहो, बहुत मौका है, मौका खत्म नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज बोलूंगा, अपना नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल थोड़ा डेवलप करते रहो। ठीक है, बड़ा काम आएगा सर। कब कौन सा चीज क्या मौका देगा और किसको कौन सा काम करने में मजा आ जाएगा, किस किसको पता। हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल ऑडिटिंग वाला काम पसंद नहीं है, जर्नलिस्ट बन जाओ, एक्साइटेड काम है, न्यूज जुगाड़ करना, छापना, फ्रंट पेज में आना, टीवी चैनल में आके बात करना, अलग ही लेवल का एक मजा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग, जैसे लोग टीचर क्यों बनाए, तो पढ़ा के मजा आता है, तभी पढ़ाते हैं। सीरियसली, अगर मजा नहीं आता, 2-2 घंटा चिल्लाना इतना मजा करा है। जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हर कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। ये अमित शाह बोलो, ममता दीदी बोलो, या मोदी बोलो, जो भी हो, जब सभा करता है, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ जाता है, चिल्लाता रहता है। जैसे आजकल सुवेंदु अधिकारी बड़ा चिल्ला रहे हैं हर जगह पे जाके। हाँ, तो पैशन है, हर काम में पैशन आना जरूरी है। तो मैं क्या कहता हूँ आप लोग, मेरा आप लोगों को सिंपल सा सजेशन, आप लोग अपना नॉलेज डेवलप करो। प्रोफेशन चूज करने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन आ जाए कि मैं ये करूँ कि वो करूँ। मैं अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ, नॉलेज को डेवलप करो, ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आए, फिर बोरिंग का जगह नहीं आएगा। समझ रहे हो सर? देखो, डेजिग्नेशन ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट, जैसे आपको क्या क्या मेनली जानना है, ये काम आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, क्या करना है, जो कंपनी के बारे में हम लोग ओवरव्यू लिखना, आप लोगों को अपने कॉपी में लेटेस्ट कंपनी का गूगल करना है, उसको विकिपीडिया पेज में जाना है, या फिर उसके साइट में जाना है। मैं दिखा देता हूँ। हाँ, जो लिस्ट ऑफ डेटा मैं आप लोगों को दिया था ना, उसका हर कंपनी में आपको दिखाता हूँ। कंपनी का चेयरमैन कौन है, चीफ सीईओ कौन है, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीएमडी कौन है माने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, एंड कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है। इसको पता करने के लिए बेस्ट वे है, ये एग्जाम में ये सब सवाल होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अदानी, एक दिखाने से समझ में आ जाएगा ना सर। मैं यहाँ पर लिखा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो, मैंने जो बोला इसमें से आधा इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट पेज में ही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अदानी ग्रुप, सीईओ का नाम है करण अदानी, गौतम अदानी का बेटा है। सब्सिडियरी कौन है, अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में। फाउंडर कौन है, गौतम अदानी। ठीक है, अब और डिटेल्स देखना है तो बड़ा पेज में जाओ, ये देखो, गौतम अदानी इज चेयरमैन एंड एमडी। ठीक है, गौतम अदानी फाउंडर। ठीक है, सीईओ कौन बोला था, करण अदानी था सीईओ। ठीक है,
सिमिलरली आपको सीएफओ का भी डेटा पता करना पड़ेगा सर। यहाँ पर सीएफओ की पीपल में गौतम अदानी का नाम दिया है, एमडी करण अदानी सीईओ का नाम दिया है। अच्छा, यहाँ पर सीएफओ का डिटेल्स नहीं है। अगर अगर आपको सीएफओ का डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए लेट देखो चेंज होता रहता है ना। अगर आप लोगों का इंस्टीट्यूट का मैट अगर रिसेंट है तो ठीक है, अगर रिसेंट नहीं है ना तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के वेबसाइट में चले जाओ। यहाँ पर जाके मैं दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर चलो, ये देखो सारा हिसाब किताब मिल जाएगा, कौन क्या है नहीं है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो विद इमेज, फोटो भी मिल जाएगा। गौतम अदानी इसका चेयरमैन एमडी है, राजेश अदानी नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, करण अदानी इसका सीईओ है, गणेशन रघुराम इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पीएस जयशंकर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट है, नॉन इंडिपेंडेंट मलय महादेविया उसका नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और यहाँ पर आपको, ठीक है, ये डायरेक्टर का हो गया। अच्छा, कंपनी का सीएफओ का डिटेल्स भी आपको यहीं पर मिलेगा नॉर्मली, अबाउट अस, चेयरमैन सीईओ का मैसेज, सीईओ का मैसेज, इसका एनुअल रिपोर्ट निकालने से सबसे बेस्ट है। सर मैं पूरा करके सीएफओ के लिए पता नहीं वही है किसको, नहीं नहीं मैं इंडियन मैं दीपक महेश्वरी दिखा रहा है सब हाँ बोलो कोई। मुत्तु कुमारन। हाँ टी मुथु कुमारन, हाँ, कहाँ से मिला तेरे को? लिंक्डइन पे। लिंक्डइन में कृष्ण ने निकाला, टी मुथु कुमारन बोल रहा है। या फिर आप ना एक काम कर सकते हो, इसका एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगा। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स यहाँ पर जाते हैं और जाके कंपनी के डाउनलोड्स में जाओगे तो मिलेगा आई थिंक, ये देखो क्वार्टरली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कोई भी हाइलाइट्स को रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट होगा उसको डाउनलोड करोगे ना, सब अलग अलग नाम आ रहा है एक सेकेंड, फाइनेंशियल सर अलग अलग सीएफओ कमलेश बागिया है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये तो पहले भी था। अदानी ग्रुप का हर कंपनी का अलग ही होगा ना। मैं अदानी पोर्ट में बोल रहा हूँ तो मैं अदानी पोर्ट के साइड में गया ना सर, आपको अदानी पोर्ट ढूंढना चाहिए ना। मैं बोला अदानी ग्रुप थोड़ी बोला, मैं तो अदानी पोर्ट बोला। फिर कमलेश बागिया कंपनी सेक्रेटरी है, मुथु कुमारन, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, कंपनी का जो अगर एनुअल रिपोर्ट है ना, आप एनुअल रिपोर्ट को भी फाइंड करोगे गूगल में, जस्ट सिंपल लिखोगे अदानी पोर्ट एनुअल रिपोर्ट लेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी जाओगे, ये देखो एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर डाउनलोड्स पे जाओगे, डिस्क्लोजर नोट अदानी ईएसजी यूनिवर्सल अदानी पोर्टफोलियो रिजल्ट, क्वार्टरली ऑपरेशंस क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 20, क्वार्टर 1 24, लेटेस्ट यही है, अभी तक पूरा नहीं आया, लेकिन इसमें भी ना मिलेगा। इसमें ना कंपनी का फाइनेंशियल डेटा जहां होता है, ये जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है ना, इसके नीचे आपको सीएफओ का साइन जरूर मिलेगा। मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन के बिना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फुलफिल नहीं हो सकती। डायरेक्ट दे देता सर, ऐसे आप लोग बोल दिए हो, और फिर भी मैं वेरीफाई करने के लिए जस्ट आपको शो कर रहा हूँ। मिस्टर चरणजीत सिंह, इन्वेस्टर रिलेशन से, हाँ हाँ की पीपल लिखा होता है ना उसमें, उसमें भी जाके देख सकते हैं। हाँ सर, की मैनेजमेंट पर्सनल, और वेबसाइट पे इसी का। अदानी को वेबसाइट में है कहाँ पर? वेबसाइट पे है सर। की, अच्छा की मैनेजमेंट पर्सन, यस सर, यस सर, यस सर, नीचे लिखा हुआ ये तो मिल गया सर, सारा मिल गया, ठीक है। आप लोगों को हर कंपनी को वेबसाइट में ऐसा मिल जाएगा सर। की मैनेजरियल पर्सनल, जिसमें आपको करण अदानी फुल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर डी मुत्तु कुमारन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कमलेश बागिया कंपनी सेक्रेटरी, और वहां पर डायरेक्टर का डिटेल्स आपको दिखा दिया था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को अपना एक ऑनलाइन मैंने
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके करो, जहां से मर्जी कॉपी में लिख लो सर। सबसे बेस्ट एग्जाम में कॉपी पेन यूज होगा ना। कॉपी में सारे कंपनी का डिटेल, जितना कंपनी का लिस्ट नोट के अंदर है, वो सारा कंपनी का डिटेल्स आप लोग निकाल के कॉपी में नोट डाउन करो। एक बार पढ़ लोगे ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस रहेगा ना, तो उसको देख के आप आराम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं सर? अगर 1-2 मार्क्स भी आ जाता है तो मिस नहीं होगा। समझ में आ गया सर? इतना सा मेहनत करना है, इतना सा मेहनत करना है। बाकी मोटा मोटी देखो, यहाँ पर भी डिटेल्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, कुछ चीजें जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभी चेंज हो गया है ना, इसीलिए आप लोगों को बता दें, हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो कुछ चीजें चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो जाता है। तो जो चेंज हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा, तो इसका और एक क्लास रखेगा सर, जिसमें ना मैं आप लोगों को थोड़ा बिजनेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इतना आप भी कर पाओगे, क्योंकि आज जिस तरह का ओवरव्यू हो गया ना, उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा गो थ्रू करोगे कि भाई क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या सर्विस देते हैं, एक बार जस्ट रीड करना, आइडिया तो लग गया ना कि कैसे पढ़ना है। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी वेबसाइट में जाओ और कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल का डेटा में टाइप करो, हर कंपनी का मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल है। और डायरेक्टर की जगह में क्लिक करो, डायरेक्टर का डिटेल्स, ईच एंड एवरी कितना होगा, 20-25 कंपनी होगा। अरे लोग क्या क्या मेहनत करते हैं सर, आप लोग इतने में डर रहे हो? आपको पता है एक कंपनी का सीईओ बदल जाता है, ये शेयर मार्केट में क्या होता है? तो इन्फोसिस में मेरे साथ ऐसा हुआ था। इन्फोसिस में सीईओ थे विशाल सिक्का बोल के, एक बड़ा फेमस पर्सन थे, मैंने बेसिकली टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट था, चीफ एग्जीक्यूटिव 2018-19 के आसपास का बात कर, विशाल सिक्का, ठीक है। अभी शायद वो एक दूसरे बड़े कंपनी में है। विशाल सिक्का मैनेजमेंट छोड़ रहा है, तो पूरा मार्केट चिंता में पड़ गया, क्योंकि इन्फोसिस का जो फाउंडर है ना, नारायण मूर्ति सर, वो थोड़ा सबको खिच 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 करता रहता है, मैंने ऐसे खिच खिच नहीं करता है वो ना, शासन करता है। वो फाउंडर है नारायण मूर्ति सर। हाँ, नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस का मालिक है। इसका और भी बेहतर पहचान आज दे देता हूँ आपको। जो लंदन इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक उसका दामाद है। ऋषि सुनक का बेटी नारायण मूर्ति का, ऋषि सुनक माने ऋषि सुनक, उसका बेटी हाँ, हाँ, sorry। ऋषि ऋषि सुनक जिसके साथ शादी किया, ठीक है, उनका नाम है अक्षता मूर्ति, वो नारायण मूर्ति सर का बेटी है। मैंने बेसिकली इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का दामाद है सर, भारत है जामाई। हाँ, क्या बोल रहे सर? ये बात है। तो नारायण मूर्ति सर का न्यू पहचान है। और नारायण मूर्ति सर का वाइफ भी बड़ा फेमस है, लिखते हैं सर, राइटर है, सुधा मूर्ति, तो वो पढ़े हैं। लिखते हैं, उनका किताब में पोएट्री, प्रोज, ये सब आते हैं, जो भी हो। अब इन्फोसिस का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कौन फाउंडर है, जानना चाहिए सर, हर बिजनेस के बारे में। इन्फोसिस तो लिस्ट में था ही, है ना, तो इन्फोसिस के बारे में जानो, हर बिजनेस के बारे में जानो, जस्ट फॉलो दिस रूल्स। हाँ, निफ्टी 50, हाँ, जितना है उतना पूरा चाहिए, 50 नहीं होगा, उससे कम ही होगी। जो नोट में लिस्ट में, मैं तो निफ्टी 50 पूछा ही नहीं आपको। আমি শেয়ার তোর কাছে নোটস আছে, ওটা দেখবি, নোটসের ভেতরেই আছে। হ্যাঁ, ফরেন का भी, फॉरेन का भी। फॉरेन का भी। तो सारे कंपनी का क्या करना है सर, हर किसी के बारे में जनरल नॉलेज है। सीए स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल जीके है, और सीए वालों के लिए हाँ, 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 इंडियन ग्लोबल टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करना है पता लग गया ना सर। हाँ, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, इंडिपेंडेंट पूछेगा नहीं, नॉर्मली एमडी पूछता है, सीईओ पूछता है, सीएफओ पूछता है, ठीक है, और फाउंडर पूछता है, ठीक है। और नोट के अंदर भी आपको मिलेगा, लेकिन नोट के अंदर डेटा पुराना हो सकता है, इसीलिए मैं आपको वेबसाइट में जाके, फाउंडर चेंज तो नहीं होता है, लेकिन वेबसाइट में जाओगे तो लेटेस्ट में जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बदल सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बदल सकता है, एमडी बदल सकता है, ठीक है, इसलिए वो लेटेस्ट डेटा आपको वेबसाइट में जाके कलेक्ट कर, जैसे मैं आपको अदानी पोर्ट में शो किया,
सिमिलरली आपको थोड़ा सा हर वेबसाइट पे जाके, अरे देखो हम लोग कितने कारण में गूगल सर्फिंग करते हैं, तो कुछ काम का काम करो ना सर, अपने काम से काम मेरे को, गूगल सर्फिंग तो हजारों कारण से करते हैं। तो मैं जो विशाल सिक्का का स्टोरी बोल रहा था, विशाल सिक्का जा रहा था, नारायण मूर्ति सर उसको बोल रहा था कि भाई ये हाई सैलरी उठा रहा है, इसलिए वो रिजाइन कर दी। और जैसे वो रिजाइन किया, कंपनी का शेयर धड़क धड़क 1400 कुछ 800 चल रहा था, 800 से 400 में गिर गया विद इन 13-15 डेज। उसके बाद जो न्यू चेयरमैन मैंने सीईओ बनने वाला था, उसको लेके डाउट था कि क्योंकि वो ना एरोनॉटिकल इंजीनियर, उनका नाम है सलील पारेख, ठीक है, इन्फोसिस का जो करंट सीईओ। अब सलील पारेख पहले भी अच्छे कंपनी में काम किए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फाइनेंशियल मैनेजर, देखो एक सीईओ का बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस डिसीजन सीईओ के हाथ से ही होता है। तो भाई बंदा के बारे में थोड़ा बैंक, बड़े बड़े बैंक में काम किया, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो लोगों को थोड़ा चिंता था कि पता नहीं विशाल सिक्का जिस लेवल में इन्फोसिस को लेके गया, सलील पारेख आके कर पाएगा कि नहीं करेगा। तो 800 का शेयर 400, तो मैं भी चिंता में पड़ गया था। पर फिर मैं सलील पारेख का पूरा प्रोफाइल चेक किया, ये जो सलील, हाँ बोले सीधा मतलब। तो फिर मैं सलील पारेख का प्रोफाइल चेक किया, कि देखा मैं कि इसकी ये क्या कर रहा था, इससे पहले इनका क्या काम था, उस कंपनी में इनका परफॉर्मेंस क्या था। फिर मैं चुपचाप रहा, तो मेरा कुछ स्टूडेंट के पास था, ये सर क्या करेंगे, बोलिए ना, नहीं तो बेच देंगे। ऐसे ही होता है लोगों का, नाम मिले। अरे नहीं, मेरे हिसाब से रखना चाहिए, कुछ मत करिए, अगर हो सके तो गिरा है ना तो और खरीद लीजिए, पुराना वाले रखिए, शायद 400 का लॉस है, कोई बात नहीं, लेकिन 400 में और बाइक। क्योंकि एक तो देखो इन्फोसिस किसी एरे गैरे को तो आएगा लाएगा नहीं, ये मेरा पहला चीज था। सेकंड थिंग, जो आ रहा है उसका थोड़ा प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि भाई कौन आ रहा है, उसका प्रोफाइल चेक करेंगे तो पता लगेगा कि भाई इनका आगे का परफॉर्मेंस कैसा है, पहले कंपनी में क्या किया था, क्या रोल प्ले कर रहा था। तो अभी इस बात से चांसेस हट भाई ज्यादा हो जाएगा। जैसे मानो आईपीएल में नहीं होता, आईपीएल में नहीं होता, हाँ कभी कभी फेलियरिटी आता है वो अलग बात है, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज्यादा है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी थोड़ा कम है ना। तो वहां पर जैसे मानो कोई गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा खेला है, अब उसको मुंबई इंडियंस लेने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, किसको, समझ गए आप लोग। तो कि रोहित को क्या कैप्टन नहीं रखेगा, रोहित ही कैप्टन रहेगा। तो ये खबर दिखा रहा था कि रोहित कोलकाता में आ जाएगा। ट्रेड वाला बात चल रहा है, क्योंकि रोहित का एक अच्छा इंटरव्यू आया कोलकाता का फेवरेट ग्राउंड, बोला कि मुंबई के साथ नहीं, बहुत 2014 का मतलब पुराना इंटरव्यू अभी लेटेस्ट। बस पुराना बात है ये। अच्छा नहीं, एक न्यूज में आ रहा था, मैं बोला मैं मेरे को लग रहा है कि रोहित कभी नहीं आएगा कोलकाता, रोहित नहीं आएगा कोलकाता, रोहित कभी नहीं आएगा कोलकाता, क्योंकि वो आ सकता है, वो मेंटर है, वो मेंटर है, उसका पुराना टीम है, वो 2 बार जिताया नाइट राइडर्स को, उसका अलग एक कनेक्शन है, वो आ सकता है। कि रोहित जैसे धोनी कभी चेन्नई छोड़ के आएगा क्या, विराट बैंगलोर छोड़ के आएगा, कभी नहीं आएगा, चाहे पैसा कितना भी ज्यादा दे दे, ये लोग नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग अपना एक अलग ही लेवल का स्टेबिलिटी रखा है, और कंपनी इनको छोड़ेगा भी नहीं, इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करता है, जो ऑफिशियली हम लोग नहीं देख पाते, वो कंपनी उन लोगों को उनके ऑफिशियली दिखाते हैं। ठीक है सर, आज इतना ही है, ठीक है। एक कल टेस्ट है क्रिश, कल 10 बजे टेस्ट है, कल 10 बजे टेस्ट है अकाउंट्स का, जो लोग ऑनलाइन देगा उनको ऑनलाइन क्वेश्चन जाएगा। मानसी, असीमा, आप लोगों को, अच्छा ठीक है, आप लोगों का टेस्ट नेक्स्ट वीक लेंगे, लेकिन जिन लोगों का ऑफलाइन टेस्ट है वो लोग कल टेस्ट देगा 10 बजे। हाँ क्रिश आ जाना ऑफलाइन में, नो ऑनलाइन। ओके सर। अकाउंट्स का है ना ओके, सर? अकाउंट्स का है जैसे मैम ने बताया था क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। मानसी तुम लोग अभी टेस्ट लेंगे, हाँ कल 10 बजे टेस्ट का पेपर मैं मैम को बोलूंगा शेयर कर देने के लिए, ठीक है।
सॉल्व करके sir. भेज देना सर, सॉल्व करके भेज देना। Bye, sir. बाय सर।